प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लागू किया है, जो नया पाठ्यक्रम इस साल अध्याय 1 है, उसके अंतर्गत पढ़ लिया था अपन ने भौतिक पर्यावरण और मानव के बीच जो अंतर संबंधों से जो क्रियाएं होती है, क्रियाकलाप, सांस्कृतिक पर्यावरण के बारे में अपन ने पढ़ा था। कुछ परिभाषाएं भी देखी थी अपन ने भूगोल की। आज अपन पढ़ रहे हैं मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। इनके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। देखिए कि प्राचीन समय की बात करें अपन, तो प्राचीन समय में मानव को कोई ज्ञान नहीं था उस समय, और अल्प ज्ञानी था वो, और अपना जो पेट भरने के लिए वो कार्य करता था। तो आदिकाल में मानव एक आदिम तरीके से रहता था उस समय। तो उस समय क्या हुआ कि आदिकाल में जब मानव आदिम तरीके से रहता था, तो उस समय जब बिजली कड़कती थी तो ये सोचता था कि प्रकृति नाराज हो गई है। जल था तो जल को भी एक देवता समान उसको नमन करके और उसको ग्रहण करता था। प्रकृति के जो पेड़ पौधे थे उनको भी ये देवता समझता था। दूसरी बात करें, कभी बाढ़ आ जाती थी तो प्रकृति के नाराज हो गई है तो अपना रुद्र रूप धारण कर लिया इसने। तो उस समय उसको ज्ञान नहीं था और वो प्रकृति को ही सब कुछ मानता था। तो क्या होता है देखो, तो मानव प्रकृति के जो नियम थे, इन नियमों के अनुसार ही चलता था वो। आदिकाल में जब मानव था वो प्रकृति के नियमों के अनुसार ही चलता था। इसने प्राचीन समय में प्रकृति को एक शक्तिशाली बताया और इसको पूज्य बताया और सत्कार योग्य, संरक्षित करने योग्य मानव को बताया, और प्रकृति के नियम अनुसार ये चलता था। तो मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को डाल लिया कि प्रकृति चाहती थी वैसे मनुष्य ने धीरे धीरे क्या किया कि प्रकृति के अनुसार ही जो मनुष्य था वो भी डल गया, इसी के साथ डलता गया धीरे धीरे। तो प्रकृति ने इसको आश्रय प्रदान किया, तो प्रकृति के लिए भी जरूरी था ये। तो प्रकृति ने मनुष्य था जो प्रकृति के अनुसार डल गया, तो ये क्या हुआ, मानव का प्राकृतिकरण हो गया। मानव का प्राकृतिकरण हो गया, प्रकृति के अनुसार डल गया मानव, तो मानव का प्राकृतिकरण हो गया। मानव के प्राकृतिकरण के बाद में जो विचारधारा आती है पर्यावरणीय निश्चयवाद, तो इसने निश्चय किया कि प्रकृति सब कुछ है। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद एक विचारधारा दी, जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने जो विचारधारा इसकी पर्यावरणीय निश्चयवाद। और इसमें कहा गया भूगोलवेत्ताओं के द्वारा कि जो मनुष्य है वो प्रकृति का क्या है, दास है, कि प्रकृति का ये दास है जो आदि मानव था उस समय, जो प्राचीन समय में था। तो उन्होंने कहा कि पर्यावरण के अनुसार ही चलता है। तो उन्होंने क्या कि प्राचीन समय में जो मनुष्य था इस प्रकृति का दास था। बाद में क्या होता है, जो मानव जनित सांस्कृतिक पर्यावरण है, जो मानव के साथ मिलकर के जो क्रियाकलाप करने लगे, जो नई नई रचनाएं मानव ने या निर्मित की, जैसे उद्योग स्थापित कर लिए, ये किसके माध्यम से हुआ, तकनीक का विकास हुआ। धीरे धीरे नई नई प्रौद्योगिकी आई तो धीरे धीरे इनका विकास हुआ। जैसे मानव को पत्थर रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होती है तो उसकी जानकारी हुई धीरे धीरे। तकनीकी का विकास हुआ तो इन्होंने पुल बनाने प्रारंभ कर दिए यहाँ। दूसरे इन्होंने जो बड़ी बिल्डिंगें ये निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, उपग्रह बना लिए इसने। कंप्यूटर आ गया तो कंप्यूटर से काम होने लग गया उससे। तो तकनीक का विकास हुआ, धीरे धीरे तकनीक का विकास हुआ। जो प्रकृति के नियम थे इनको समझ करके और इसके अनुसार नई तकनीक का विकास हुआ। तो क्या हुआ फिर कि मानव ने तकनीकी को अपनाकर प्रकृति को अपने अनुसार बदल दिया।
तो मानव ने क्या किया कि प्रकृति के मेरे अनुसार चलेगी, अब कि प्रकृति अपने अनुसार नहीं चल सकती। मनुष्य ने कहा कि ये मेरे अनुसार चलेगी प्रकृति। तो ये क्या जो नई विचारधारा आई, इसको क्या कहा, प्रकृति का मानवीकरण। तो प्रकृति मानव के अनुसार चलेगी, तो उसकी ये विचारधारा थी, लेकिन ये संभव नहीं था। तो कि मानव प्रकृति को अपने अनुसार नहीं चल सकता है, उन्होंने मौके दिए, तो उसका सही उपयोग कर। प्रकृति ने कहा कि मेरे नियम अनुसार चल और तू भी यहाँ जियो और जीने दो के सिद्धांत पर कार्य कर। तो मनुष्य ने क्या किया, अतिदोहन करने के कारण जो प्रकृति है उसका विनाश हुआ, और प्रकृति के विनाश के कारण ही वैश्विक तापन है, दूसरी समस्याएं आ रही है। वर्तमान में जो कोरोना संकट है, ये भी सब प्रकृति के ही प्रकोप है। तो प्रकृति के अतिदोहन के कारण ये भी नहीं कि खनिज का दोहन कर, तो खनिज का दोहन भी इतनी मात्रा में करे कि आवश्यकता अनुसार, ये नहीं कि पूरा ही निकाल ले। तो उन्होंने कहा प्रकृति ने कि प्रकृति के नियम अनुसार चल तू। तो मनुष्य ने क्या किया कि प्रकृति क्या है, मैं ही सब कुछ हूँ। तो इसको क्या कहा, प्रकृति का मानवीकरण। तो प्रकृति का मानवीकरण हो गया, जो इस समय की जो बातें हैं उसमें प्रकृति का मानवीकरण हो गया। और इसे ही कौन सी विचारधारा का नाम दिया, संभववाद का। फ्रांसीसी थे, उन्होंने इस विचारधारा को संभववाद का नाम दिया। संभववाद के जो विचारक थे विडाल डीला ब्लांस, इनकी विचारधारा थी संभववाद। इसमें क्या कहा प्रकृति को कि जो मनुष्य है वो प्रकृति का स्वामी है, कि प्रकृति का सर्वेसर्वा कौन है, कि मनुष्य ही प्रकृति का सर्वेसर्वा है। नई विचारधारा आती है जो दोनों के बीच की विचारधारा थी। जो संभववाद था, जो मनुष्य ने जो तकनीक से प्रकृति पर क्या है कि विजय प्राप्त कर ली, ये कहता था मनुष्य। दूसरी कि मानव का प्रकृति के अनुसार चलना, कि प्रकृति ने मौका दिया है कि तू विकास कर, प्रकृति विकास से ही आगे संभव है। तो प्रकृति के विकास के लिए उसने मौका दिया प्रकृति ने मनुष्य को कि तू विकास तो कर, लेकिन इतना ही करे कि मुझे नुकसान मत पहुंचा, मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, प्रकृति ने ये कहा। तो ये जो भूगोलवेत्ताओं की जो नई विचारधारा आई, तो उसको नाम दिया गया नवनिश्चयवाद। नई विचारधारा को नाम क्या दिया गया, नवनिश्चयवाद। कि प्रकृति मौका दे रही हूँ मैं, तो इतना विकास कर जिससे कि मुझे भी नुकसान नहीं हो और तेरा भी भरण पोषण अच्छे से हो जाए। मनुष्य को मौका दिया, और इस तरीके की जो विचारधारा थी उसको कहा गया नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद के जो प्रवर्तक थे ग्रिफिथ टेलर थे। नवनिश्चयवाद के जो प्रवर्तक थे ग्रिफिथ टेलर। इसे ये दूसरा नाम दिया गया रुको और जाओ। रुको और जाओ की विचारधारा इन्होंने दी। जैसे नगरों में अपन ने देखा होगा 3 तरीके की जो बत्तियां होती है, एक तो लाल, एक पीली और एक हरी। तो लाल बत्ती संकेत करती है कि रुको, और जो पीली बत्ती है वो लाल और हरी के बीच का जो अंतराल है उसमें तैयार रहो, हरी चलने के लिए संकेत करती है। तो इसी तरीके से रुको और जाओ की विचारधारा कार्य करती कि मनुष्य तो आकर के रुक, पहले सोच कि कैसे रूपांतरण करना है, फिर समझ के पीली बत्ती का संकेत करती है कि मुझे क्या करना है, प्रकृति पर मैं निर्माण कर रहा हूँ, कितना करना है मुझे, इसके बारे में सोच तू कि इसको नुकसान तो नहीं हो रहा है, मेरा इसमें कितना फ़ायदा है, इसके बारे में ये संकेत करती है। तीसरी जो हरी बत्ती संकेत करती है कि तू इतना ही विकास कर जो मुझे भी नुकसान नहीं हो इससे, और तेरा भी इसमें विकास हो, भरण पोषण हो जाए, इतना ही विकास कर, मुझे नुकसान मत पहुँचा। हरी बत्ती संकेत करती है जाओ, रुको और जाओ। लाल बत्ती है रुको और हरी बत्ती जाओ। रुको और जाओ जो विचारधारा, इसी को नवनिश्चयवाद का, और इसके जो प्रवर्तक थे ग्रिफिथ टेलर। इसमें जो विचारधारा का जो मुख्य बिंदु था प्रकृति व मानव के समन्वय से कार्य करके, तो इस विचारधारा को नाम दिया गया नवनिश्चयवाद।
नवनिश्चयवाद विचारधारा। अगर इसके अनुसार नहीं चलेगा मनुष्य तो इसके जो दुष्परिणाम है वो देखने को मिलेंगे। जैसे सूखा पड़ रहा है, विश्व तापन बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, दूसरे सुनामी आ रही है, दूसरे जो महामारियां फैल रही है, ये सभी इसी का कारण है कि जो मनुष्य है वो प्रकृति के अनुसार नहीं चल रहा है, तो प्रकृति के उसके दुष्परिणाम उसको भोगने पड़ रहे हैं। तो अपन एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि जो आदिकाल का जो मानव था वो प्राचीन समय में उसको ज्ञान नहीं था और वो प्रकृति पर ही निर्भर था। प्राचीन समय में जो आदिकाल का जो मानव था वो क्या था, प्रकृति पर ही निर्भर था। जो भौतिक पर्यावरण था, पहाड़ थे, नदियाँ थी, झरने थे, तो वो उसी में जीवन यापन करता था, जंगलों में रहता था और वहीं पर जीवन यापन करता था। तो प्रकृति के अनुसार जो प्रकृति में पेड़ पौधे पाए जाते थे वो उसी को ईश्वर मानता था। जो पृथ्वी थी उसको माँ के समान ये मानता था। दूसरी, अगर कभी कभार जो वर्षा होती थी तो ये क्या मानता था, ये तो दूसरे देवताओं को ही मानता था। जब बाढ़ आ जाती थी तो प्रकृति क्या है, नाराज हो गई। जब बिजली कड़कती थी तो क्या कि जो देवता है कि वो नाराज हो गए। तो ये सब कुछ देवता के रूप में स्वीकार करता था। तो उस समय जो प्रकृति के नियम थे उसके अनुसार ही मानव चलता था कि मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, क्या कहा गया इसको, मानव का प्राकृतिकरण। मानव का प्राकृतिकरण कहा गया इसे, और इस विचारधारा को नाम दिया गया पर्यावरणीय निश्चयवाद। के पर्यावरण के अनुसार इसने निश्चय कर लिया कि पर्यावरण के अनुसार ही मुझे रहना है। और इस विचारधारा किसकी ओर संकेत करती है कि जो मनुष्य है वो प्रकृति का क्या है, कि दास है प्रकृति का। दूसरी, जब तकनीक का विकास हुआ, जो भौतिक पर्यावरण थे उसके जो नियम थे, भौतिक पर्यावरण के जो नियम थे उसको समझा इसने, प्रकृति के जो नियमों को समझा, तो तकनीक का विकास हुआ। तकनीक का विकास हुआ तो इन्होंने पुल बनाना प्रारंभ कर दिया, जो उद्योग धंधे थे, फैक्ट्रियां इन्होंने स्थापित कर ली। दूसरे, इसने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें स्थापित कर ली। दूसरी, यहाँ सड़कें बनाना प्रारंभ कर दिया, इसने खेतों में खेती करना प्रारंभ कर दिया। बाद में जैसे इसको ज्ञान हुआ तो दूसरी जो प्रौद्योगिकी विकास के कारण दूसरी कंप्यूटर की जानकारी आई, दूसरी विज्ञान के क्षेत्र में विकास हुआ, DNA के बारे में जानकारी हुई। दूसरे, इन्होंने जो उपग्रह थे, सैटेलाइट थे, वो स्थापित कर लिए। GIS तकनीक आई, जो मौसम संबंधी जानकारी है इसको होने लगी। तो मानव के ये जो प्रकृति के नियम थे उसको समझ करके और तकनीक का विकास हुआ, और तकनीक के विकास के कारण ही मानव ने तकनीकों को अपना करके और प्रकृति को अपने अनुसार बदल दिया। तकनीकों को अपना करके और प्रकृति को अपने अनुसार बदल लिया। तो इस प्रकृति का मानवीकरण, क्या नाम दिया गया इसे, प्रकृति का मानवीकरण। और इस विचारधारा को क्या नाम दिया गया, संभववाद। संभववाद के मनुष्य ने कहा कि प्रकृति पर मनुष्य सब कुछ संभव कर सकता है, तो इसको नाम दिया गया संभववाद। और इसमें क्या है, विचारधारा में क्या नाम, जो मनुष्य है उसको क्या बताया कि प्रकृति का स्वामी है, कि मनुष्य प्रकृति का स्वामी है, सब कुछ ये मनुष्य के अनुसार ही चलता है। संभववाद की जो विचारधारा दी थी विडाल डीला ब्लांस जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने दी थी, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने संभववाद का, और जो विडाल डीला ब्लांस इसके प्रवर्तक थे। अब बात आती है कि जो प्रकृति ने कि नियम अनुसार चल, लेकिन अति दोहन भी नहीं करे कि प्रकृति को नुकसान हो उससे, कि नियम के अनुसार भी चल, इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही काम नहीं करे। तो जो पर्यावरण निश्चयवाद था, पर्यावरण निश्चयवाद और जो संभववाद, इसके बीच की जो विचारधारा आती है कि विकास करे लेकिन प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाए, इतना विकास करे, तो इस विचारधारा को नाम दिया गया नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद, और इसके जो प्रवर्तक हैं ग्रिफिथ टेलर हैं, ग्रिफिथ टेलर। ये विचारधारा प्रकृति व मानव के समन्वय पर बात करती है। प्रकृति के साथ समन्वय बना करके मानव तो विकास कर बस। और इसी विचारधारा को जो दूसरा नाम दिया गया रुको और जाओ। जैसे अपन ने नगरों में जो बत्तियां देखी है, लाल, पीली और हरी। लाल का मतलब रुको, जो प्रकृति के साथ रुको और विकास करो। फिर पीली बत्ती के तैयार रहो, रुक करके उसका उपयोग करो, सही सदुपयोग करो उसका,
प्रकृति में जो विकास किया है अपन ने उसका सदुपयोग करो। ये नहीं कि अत्यधिक दोहन से उसका अत्यधिक उपयोग करो, जैसे खनन ज़्यादा कर रहे हैं तो उसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। जाओ कि विकास इतना करो और उपयोग इतना करो कि प्रकृति को नुकसान नहीं हो। ये विचारधारा रुको और जाओ की ओर संकेत करती है। इसे नवनिश्चयवाद का और इसके प्रवर्तक थे ग्रिफिथ टेलर। देखिए इसमें एक बेंदा नामक जो अपने पुस्तक है उसमें बेंदा नामक जो व्यक्ति था, आदि मानव बेंदा, इसकी कहानी के बारे में भी दिया गया है। तो उसमें कहा गया है कि जो बेंदा नामक जो व्यक्ति था वो जंगलों में निवास करता था, कंदमूल फल खाता था और जो नदी थी उसको नमन करके वो पानी पीता था। जड़ी बूटियों को नमस्कार करके और जड़ी बूटियाँ प्राप्त होगी उसको, तो वो उसको देवता समान ही मानता था। तो प्रकृति थी वो उसे जो बताया गया है मनुष्य को प्रकृति का दास बताया गया है। दूसरा था कि जो संभववाद था कि प्रकृति का क्या हुआ, मानवीकरण। तो इसके अनुसार कि एक महिला की कहानी है कि जो बर्फ़ वाले क्षेत्र थे ट्राइंडम में, जो बर्फ़ पड़ती है हमेशा और शीत पवनें चलती हैं, वहाँ प्रचंड हवाएं चलती है। तो वहाँ पर जो उसने तकनीक के विकास से जो ऐसे टायर थे जो बर्फ़ पर चल सकते हैं, 23 डिग्री जो माइनस में जो तापमान था उस पर भी वो काम कर सकती थी। तो ऐसी उसमें उसने तापमान बनाए रखा था अपनी गाड़ी में और वो काम करती थी। तो ऐसे में जो तकनीक का विकास हुआ है, प्रकृति का मानवीकरण हुआ है, इसके बारे में इनमें बताया गया है। अगले अध्याय में अपन आगे पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और समझ में आ रहा है तो जो अपने साथीगण हैं उसके साथ शेयर करें और जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उससे कि मेरा उत्साह बढ़ता है तो मैं आगे और अच्छा आपके लिए प्रयास कर सकूं। धन्यवाद। थैंक यू।